हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर तीसरा जो चल रहा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी स्थित समय ग्राफ। ये कैसे ड्रा करते हैं, यानी कैसे खींचते, और मेन इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ग्राफ बना रहता है। और ग्राफ बने होने पर ये पूछता है कि इस ग्राफ को देख कर के ये बताना है कि वस्तु की गति कैसी है। गति कैसी होने से मतलब वस्तु नियत कोण से गति कर रहा है, कि वस्तु की चाल समान है, कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। ये सब कुछ हम ग्राफ से देख करके ये पता करेंगे कि वस्तु की गति किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमको ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के अलावा हमको 2 ग्राफ और पढ़ने हैं। वो ग्राफ हमारे हैं वेग समय ग्राफ, या उसको चाल समय ग्राफ भी कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारा तीसरा वाला जो ग्राफ है उसको कहा जाता है त्वरण समय ग्राफ। तो ये पहले हम लोग बात करेंगे स्थित समय ग्राफ, या इसको हम लोग विस्थापन समय ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट में उसको हम लोग एसटी ग्राफ भी कह देते हैं। तो इसका मतलब है कि वस्तु जब गति करती है तो उसकी समय के साथ उसकी पोजीशन किस प्रकार से चेंज हो रही है, उसको मेजर करके हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ पहले एक साधारण सा ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के ग्राफ खींच करके उसका अध्ययन करें। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया। हमेशा जब भी ग्राफ खींचते हैं तो टाइम जो होता है, टाइम के साथ ग्राफ खींचना, तो टाइम को हमेशा रखना है एक्स अक्ष में, और जो पोजीशन है यानी उसकी स्थिति के कहाँ पर है, यानी उसका जो विस्थापन है वो कितना है, वो हम दिखाते हैं वाई अक्ष पर। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम किसको किस अक्ष में रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को हमेशा रखते हैं एक्स अक्ष में, और जो विस्थापन है या दूरी कह सकते हैं, या उसकी पोजीशन कह सकते हैं, उसकी स्थिति कह सकते हैं, उसको दिखाया जाता है हम वाई अक्ष में। अगर हम सिंपल से ग्राफ खींच देते हैं, मान लिया हमने जैसे जैसे टाइम बढ़ाया, उसकी पोजीशन को नोट किया, और नोट करके हमने जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो ग्राफ हमारा इस प्रकार से प्राप्त हो गया। ये ग्राफ मिल गया, एकदम स्ट्रेट लाइन मिला। ये बहुत साधारण सा ग्राफ है, बहुत आसान भी है। इसको लेकर के पहले हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम टेढ़े मेढ़े ग्राफ भी खींच करके अध्ययन करेंगे। तो इस ग्राफ में एक विशेषता ये है कि इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, इस जो भी ग्राफ खींचा हुआ है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एक्स अक्ष की दिशा से कितना झुकाव कोण है, ये पहले हम लोग मेजर देखते हैं कि झुकाव कोण कितना है। तो थीटा होता क्या है, तो पहले कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे कि थीटा ग्राफ का या उसको लोग रेखा कह सकते हैं। अगर रेखा अगर दिख रही तो रेखा का धन एक्स अक्ष, थीटा ग्राफ का धन एक्स अक्ष की दिशा से झुकाव कोण है। ये पॉइंट एक पहला, तो थीटा हम लोग जो देखेंगे, थीटा देख करके ही पता करते हैं हम लोग इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। तो थीटा हम देखेंगे, और थीटा कहां से देखेंगे, एक्स अक्ष की धन दिशा से, इधर से देखें। ठीक है ना, हमेशा ऐसे देखना है। जो भी लाइन हम खींचेंगे एक्स अक्ष के पहले उससे ऊपर तरफ चलेगी, वो जो एंगल होगा वो होता है थीटा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि उस झुकाव जो कोण हमने निकाला है उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं इस रेखा का ढाल कितना होगा। यानी रेखा या ग्राफ कुछ भी कह सकते हैं, रेखा का ढाल मतलब इंग्लिश वर्ड अगर देखें तो स्लोप। ये मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
रेखा का ढाल का मतलब क्या होता है? ये होता है जो एंगल बन रहा है एक्स अक्ष की धन दिशा से, उसका टेंजेंट यानी टेन थीटा, ये उसका ढाल कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा इसका तरीका ये है, अगर कोण पता है तो हम ये जितना ज्यादा कोण होगा उतना ज्यादा उसका स्लोप होगा, या उतना ज्यादा उसका ढाल होगा। अगर इस स्लोप का एक दूसरा तरीका और ज्ञात करने का, जैसे अगर हम कहें कि एक पॉइंट हमारे पास है ये और एक पॉइंट है ये, अगर चूंकि एक सीधी रेखा है तो इसमें देखा जाए प्रत्येक बिंदु पर जो कोण होगा एक्स अक्ष के साथ, यहां पर कोण देखेंगे यानी इस दिशा में तो भी ये कोण थीटा बनेगा, इस दिशा में देखेंगे तब भी ये कोण थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन जो हमने एक्स अक्ष के समांतर खींची है और एक रेखा होगा तो ये सारे कोण इक्वल होंगे। तो चाहे ये वाला कोण नाप ले, चाहे ये वाला नाप ले, चाहे नाप ले, सब कोण का टेंजेंट अगर लेंगे तो वो रेखा के स्लोप के बराबर आएगा और सब जगह उसका मान बराबर होगा स्लोप का। ठीक है ना। तो अगर हम दो पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम देखते हैं, भले इस पॉइंट पे लिया, इसके यहाँ पर टाइम हमारा t1 और इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम जो डिस्टेंस है यानी उसकी पोजीशन है वो मान लेते हैं s1 है। यहाँ दूसरा जो पॉइंट लिया है उसका मान लेते हैं वहां पर टाइम है t2 और उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो मान लेते हैं s2। तो स्लोप का एक कोऑर्डिनेट में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता है जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, लोग जिसको प्रवणता भी कहा जाता है मैथ में, रेखा की प्रवणता। रेखा प्रवणता मतलब रेखा का ढाल। रेखा का ढाल का मतलब उस रेखा का धन एक्स अक्ष की दिशा से कितना झुकाव कोण है उसका टेंजेंट, ये सब स्लोप कहलाता है। तो इसका फार्मूला अगर कोऑर्डिनेट अगर पता है तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये मैंने फार्मूला पढ़ा है। अब y2 y1 ये क्या कोऑर्डिनेट है। अगर हम यहाँ की बात करें इस जगह की, तो यहाँ का देखिए यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो x अक्ष में t1 t2 और ये s2, इसके कोऑर्डिनेट तो निकलेंगे। ये ग्राफ से ये इसका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, यहाँ से इस तरफ जो डिस्टेंस होगी ग्राफ से देखेंगे तो t2 दिखाई पड़ेगी और इधर देखेंगे तो s2। ऐसे यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या निकलेगा, t1 और s1, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके। इसके आधार पर जरा ये y1 y2 की वैल्यू निकालो। तो y2 कितना है s2, y1 कितना है s1, ये y1 ये x1 y1 यानी ये x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y, सॉरी ये x, इसको पहले वाले पॉइंट को 1 नंबर दो यहाँ पर, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y। इधर चलेंगे तो पहला जो पॉइंट मिलेगा उसको 1 नंबर दिया, दूसरा पॉइंट मिलेगा उसको 2 नंबर दिए हमने। तो ये हो जाएगा y2 कितना है s2 और y1 कितना s1 अपान x2 कितना है t2 माइनस t1, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा s, s2 माइनस s1 क्या होगा डेल्टा s, यानी कि कितनी दूरी हो गई s2 माइनस s1, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा t। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t किसके बराबर होता है, वेग के बराबर। ये बहुत महत्वपूर्ण इसका श्रृंखला है कि अगर रेखा का ढाल अगर निकालना है तो इसका मतलब उसका वेग निकाल रहे हैं। ठीक है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर हमको किसी भी गतिमान वस्तु का अगर विस्थापन समय ग्राफ या पोजीशन समय ग्राफ अगर दे रखा है तो अगर वेग ज्ञात कर रहे हैं तो क्या ज्ञात कर लें, उसका रेखा का ढाल यानी स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात रेखा का ढाल, रेखा के ढाल से वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है कि रेखा का जो ढाल से हम वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि अगर किसी वस्तु का वेग निकालना है और पोजीशन टाइम अगर दे रखा है तो उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, ढाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अगर वेग बढ़ेगा उसका स्लोप वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ग्राफ, दूसरा अगर ग्राफ इस तरह खींच दें ऐसे, एक ये इधर टाइम है, इधर तरफ एस है, और एक ये ग्राफ खींच दिया हमने एक वस्तु के लिए, एक वस्तु ए हो गई और दूसरी वस्तु हो गई बी। अब कहा जाए ये बताओ कि ए का वेग ज्यादा है कि बी का वेग ज्यादा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा वेग, यानी वेग स्लोप दोनों बराबर होते हैं, तो अगर इसका वेग ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप का मतलब ये वाला कोण जिसका अगर ज्यादा होगा, जिसका यानी झुकाव जितना ज्यादा होगा, यानी ये जो कोण है अगर इसको मान लेते हैं θ1 और इसको मान लेते हैं θ2, या इसको θ और इसको θb मान लो, तो कौन ज्यादा है इसमें, θb जो है वो ज्यादा है θa से, यानी वेग जो b का होगा वो ज्यादा होगा a से, यानी जो b का वेग है वो ज्यादा होगा, यानी स्लोप ज्यादा तो वेग ज्यादा। ठीक है ना। ये तो पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट हम लिख लेते हैं जिनको हम समझ करके उनकी मदद से हम उसके गति के बारे में अनुमान लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसके और भी पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा ये है इसमें कि यदि थीटा ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर नियत है, थीटा मतलब बताया हमने, थीटा कहां से लेते हैं, धन एक्स की दिशा से कोण होता है, तो यदि थीटा प्रत्येक बिंदु पर अगर नियत है तो वस्तु का वेग भी नियत होगा। भाई थीटा नियत होगा तो स्लोप नियत होगा, स्लोप अगर नियत अगर हुआ तो स्लोप ही वेग होता है, तो वेग भी नियत हो जाएगा। और वेग अगर नियत होगा यानी वेग परिवर्तन नहीं होगा, जितना वेग है उतना ही रहेगा, इसका मतलब उसका त्वरण कितना होगा, शून्य होगा। तो ये हम देख करके निष्कर्ष निकालेंगे ग्राफ को। और अगला पॉइंट इस ध्यान रखना है कि थीटा का मान शून्य है तो इसका मतलब स्लोप शून्य होगा, और स्लोप शून्य तो होगा तो इसका मतलब वेग भी शून्य होगा, और वेग अगर शून्य होगा तो जो वेग नहीं तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है यदि थीटा का मान समय के साथ बढ़ने पर बढ़ता है, यानी अगर समय के साथ अगर जैसे ग्राफ में चलें और अगर ग्राफ में थीटा का मान समय के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ता है थीटा का मान तो वस्तु का वेग बढ़ेगा, और वस्तु का वेग बढ़ता है इसका मतलब जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है यदि कोण का मान है, थीटा का मान समय के साथ समय के बढ़ने पर घटता है तो वस्तु का वेग भी घटेगा। भाई अगर थीटा का मान घटेगा तो उसका क्या होगा, स्लोप भी घटेगा, स्लोप अगर घटेगा तो वेग भी घटेगा, वेग घटेगा इसका मतलब उस पर जो कार्य करने वाला जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी उस ऋणात्मक त्वरण हम लोग मंदन त्वरण भी कहते हैं, रिटार्डेशन इसको कहा जाता है। रिटार्डेशन मतलब मंदन, एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना। सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर रिटार्डेशन की बात करते हैं मतलब उसका वेग घट रहा है। ठीक है ना, त्वरण निगेटिव है। और दूसरे इसमें पॉइंट और है कि अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री रहता है पूरे ग्राफ में, थीटा का मान 90 डिग्री से कम रहता है, थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता है तो उसका वेग कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि वेग जानते सदिश राशि है, धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। ठीक है ना। जबकि चाल ऐसा पॉसिबल है, चाल हमेशा धनात्मक होती है। तो वेग का मान अगर थीटा का मान लेस देन अगर 90 है तो वेग कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। और वो रिप्रेजेंट करेगा कि वस्तु दूर जा रही है। दूसरा बात है इसमें, अगर थीटा का मान 90 से अगर बड़ा है तो वेग कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और वो वस्तु पास आएगी। इन बातों को ध्यान रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको दिमाग में रख करके अब हम ग्राफ खींचेंगे और उससे अनुमान लगाएंगे उसकी गति के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद हम कई ग्राफ आपको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें डिस्कस होगा कि इसके गति के बारे में क्या अनुमान लग रहा है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लिया।
इन पॉइंटों को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, उसके बाद फिर हम अपने ग्राफ से अनुमान लगाते हैं गति के बारे में। देखिए पहला जो ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं वो इस टाइप का होगा, इस तरफ रखते हैं हमेशा टाइम, इस तरफ रखते हैं हमेशा उसका विस्थापन। अगर ग्राफ बिल्कुल ऐसे है, यानी टाइम एक्सेस के पैरेलल कर सकते हैं या एक्स एक्सेस के पैरेलल, अगर ऐसा अगर ग्राफ है तो इससे क्या अनुमान लग रहा है, इसका मतलब है एक्स अक्ष और ग्राफ दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। समांतर हैं इसका मतलब थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा अगर जीरो है यानी स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है इसका मतलब उसका वेग भी जीरो होगा, और वेग अगर जीरो अगर है तो इसका मतलब त्वरण तो भी जीरो हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि वस्तु कैसी है, अर्थात निष्कर्ष क्या निकला इससे, अर्थात वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। इससे ये निष्कर्ष यानी रेस्ट पोजीशन में है, चल नहीं रही है वस्तु। ग्राफ से देखने से पता चल रहा है टाइम यहाँ जीरो है, तो यहाँ पर कोई पोजीशन देख लिया हमने, मान लिया यहाँ अगर ग्राफ बना होगा तो यहाँ 2, 6, 4 ऐसे बने होंगे पॉइंट, 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए यहाँ 10 मीटर है, विस्थापन इसमें नापेंगे हम लोग मीटर में। 10 मीटर में कोई वस्तु है, समय बढ़ा तभी 10 मीटर, समय बढ़ा फिर 10 मीटर, समय बढ़ा फिर 10 मीटर, यानी जहाँ है वस्तु वही है। तो इसका मतलब समय बढ़ने पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकालिए, अगर ऐसा ग्राफ बना इसका मतलब वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ इस प्रकार से अगर प्लॉट किया गया है, इस तरीके से, इसमें देखो थीटा क्या बता रहा है, थीटा मतलब ये वाला। अब देखो प्रत्येक पोजीशन पर देखो इसका थीटा क्या चेंज हो रहा है क्या। यहाँ पर अगर देखेंगे थीटा, तो थीटा देखने तरीका होता है उस बिंदु पर एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींच दो और उसके ऊपर वाला कोण देखो, ये थीटा। तो इसके पैरेलल जब खींचेंगे लाइन तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो चुके, ये सीधी रेखा है, तो थीटा इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा। यहाँ देखेंगे तब भी थीटा उतना ही रहेगा, तो थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि थीटा अगर यदि थीटा कैसा है, नियत है। थीटा क्या बता रहा है, नियत है। अब थीटा का नियत होगा इसका मतलब स्लोप नियत होगा, स्लोप नियत होगा इसका मतलब वेग जो होगा इसका वो क्या होगा, नियत। और वेग अगर नियत है, वेग अगर नियत है तो क्या पता चलेगा हमको कि इसका जो त्वरण है, त्वरण मतलब ए, त्वरण ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वेग बी से और कोण को थीटा से, तो त्वरण कैसा होगा, शून्य। त्वरण शून्य होगा, वेग नियत है। जैसे समय बीत रहा है पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन उसका वेग नहीं बदल रहा। क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि थीटा नहीं बदल रहा। थीटा अगर थीटा नहीं बदल रहा है, इसका स्लोप नहीं बदल रहा है, स्लोप नहीं बदल रहा है, इसका मतलब उसका वेग चेंज नहीं हो रहा है। तो वेग नहीं चेंज होगा तो त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य। इसका अर्थात निष्कर्ष क्या निकला यहां से, अर्थात वस्तु एक समान वेग से गतिमान, ये निकला यहाँ से। ठीक है ना। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर और हम कह सकते हैं कि थीटा, चूंकि देखो थीटा का जो मान है वो लेस देन 90 है, थीटा का मान लेस देन 90 है। इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, नियत तो होगा, साथ में इसका वेग कैसा होगा, धनात्मक। धनात्मक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं कि चूंकि थीटा का जो मान है वो लेस देन 90 है, इस वजह से इसको हम धनात्मक लेंगे। बात समझ में आ रहा है, हर पॉइंट पर थीटा कैसा है, नियत है और लेस देन 90 है, और लेस देन अगर 90 होता है तो वेग कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकला। अगला इसमें हम लोग ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगला देखो, अगला ग्राफ हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि अगर हम ऐसे ग्राफ दिखाएं,
इस तरफ T और इस तरफ S, और ग्राफ हम ऐसे खींच दें और यहां से बताए कि इसके बारे में क्या अनुमान लग रहा है कि वस्तु कैसे चल रही है। तो यहां देखो थीटा का मान हमने बताया कि हमेशा धन x अक्ष से ऊपर तरफ ऐसे नापेंगे, ये थीटा हो गया, थीटा हो गया। यहां पर भी देखेंगे तो इसके यहां से एक पैरेलल लाइन खींचो, ये कोण वो भी थीटा, यहां देखो यहां थीटा, इसका मतलब थीटा कैसा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, थीटा नियत है। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहां से कि थीटा जो है वो नियत, थीटा अगर नियत है तो इसका मतलब है, और थीटा नियत होने के साथ साथ में और भी ध्यान दो कि थीटा नियत हुआ है और लेकिन थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से अधिक है। तो यहां पर क्या था, देखो 90 डिग्री से कम था थीटा, तो वे कैसा था, धनात्मक। इसका मतलब थीटा यहां पर नियत तो है, तो नियत है इसका मतलब वेग भी नियत हो जाएगा, वेग क्या होगा, नियत। यह समझ आ रही है, थीटा अगर नियत है, थीटा अगर नियत होगा तो वेग तो नियत हो जाएगा, भाई थीटा अगर नियत है तो स्लोप नियत, स्लोप नियत तो वेलोसिटी यानी उसका वेग भी नियत हो जाएगा। अगर वेग अगर नियत है लेकिन वेग होगा कैसा, ग्रेटर देन है, इसका मतलब ऋणात्मक। अगर वेग अगर नियत है तो त्वरण कितना होगा, 0, त्वरण तो शून्य रहेगा ही, वेग जब भी कहीं नियत होगा तो त्वरण शून्य। तो अब यहां से निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कहीं ग्राफ में, इन तीनों ग्राफ से पता चलता है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ में, वो चाहे जिस तरीके की खींची गई हो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है उस पर जो कार्य करने वाला जो त्वरण है वो शून्य होगा। तो अगर नियत अगर है तो इसका मतलब त्वरण शून्य होगा। अब शून्य अगर होगा तो देखो यहाँ पर दूसरी चीज और यहाँ से निकल रहा है, तो इन दोनों के क्या अंतर है, सब कुछ वैसे दिख रहा है, तो क्या अंतर हमको दिख रहा है, बस केवल वेग धनात्मक वेग ऋणात्मक। ये दूसरी बात और भी तो निकल रही है कि इस पोजीशन में वस्तु जो है, इस निष्कर्ष क्या निकला जाए, पहले ये लिख देते हैं, वस्तु अर्थात वस्तु एक समान वेग से गतिमान, ये तो निष्कर्ष निकल आया। तो निष्कर्ष दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें ये अंतर है कि चूंकि थीटा का मान लेस देन 0, थीटा का मान जो 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब वस्तु क्या हो रहा है कि इसमें वस्तु जो है दूर जा रही है, दूर जा रही है ये, और इसमें क्या है, वस्तु पास आ रही है, जहां से मेजर कर रहे हैं उसकी तरफ आ रही है, वस्तु पास आ रही है। ये दोनों ग्राफों में अंतर है, बाकी दोनों के निष्कर्ष बिल्कुल सेम हैं। अगर ऐसा ग्राफ कहीं दिखे इस तरीके का, ऐसे ऐसे ग्राफ अगर कहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वेग हमारा जो होगा वो धनात्मक होगा और वस्तु दूर जा रही होगी। भाई देखो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी पोजीशन भी बढ़ती जा रही है, दूर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके देखो समय समय बढ़ाएंगे उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देखो चेंज हो रही है, तरफ बढ़ रहा है विस्थापन। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे समय आगे तरफ चलेंगे हम, समय के अनुसार जब बढ़ेंगे, तो जब 0 समय है तो विस्थापन बहुत ज्यादा है, जैसे और समय बढ़े तो विस्थापन कम हो गया, और समय और विस्थापन कम हो गया। विस्थापन होने का मतलब वस्तु पास में आ रही है, जहां से हम मेजर कर रहे हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट उसका उसकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन वाले अगर ग्राफ प्राप्त होते हैं तो, अगर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ कर्व वाले यानी वक्र बने हैं, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, नोट कर लीजिए इसको। और अगला पॉइंट हमारा है 4 नंबर वाला ग्राफ देखो।
4 नंबर वाले ग्राफ हमारा इस प्रकार का है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ हम कुछ खींच देते हैं ऐसा। अब इसके बारे में अनुमान बताना है। अब जरा देखो, अगर हम पॉइंट देखिए, यहां का थीटा मेजर करके देखो इस जगह का, फिर यहां का थीटा मेजर करके देखो, फिर इस जगह का थीटा मेजर करके देखो, क्या लग रहा है थीटा क्या हो रहा है ये, मतलब और आगे बढ़े, ग्राफ हमारा इस तरीके से घूमता हुआ चला जा रहा है, और आगे बढ़े, थीटा क्या हुआ, तो थीटा क्या, देखो पहले कम था थीटा, धीरे धीरे थीटा का मान बढ़ रहा है, और थीटा का मान बढ़ रहा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखो थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा अगर बढ़ेगा तो बढ़ तो रहा है, बट थीटा इज लेस देन 90, दोनों चीजें हैं, थीटा का मान बढ़ भी रहा है लेकिन 90 डिग्री के कम में ही है। तो निष्कर्ष क्या निकला, अगर थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो उसका वेग बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अगर वेग बढ़ रहा है इसका मतलब जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। ये पॉइंट आप दिमाग में रखना है, एक ऐसा हो जाएगा धनात्मक, लेकिन अब देखो यहां पर वेग बढ़ रहा है, धनात्मक होगा, थीटा 90 से कम है, इसका मतलब इसका क्या पता चल रहा है, वेग कैसा होगा, धनात्मक। अगर ये चीज को ध्यान रखना है, बढ़ तो रहा है पर किस दिशा में बढ़ रहा है, धन दिशा की ओर, त्वरण कैसा है, धनात्मक, और धनात्मक अगर त्वरण है तो इसका मतलब है कि जो लगातार वेग बढ़ रहा है तो इसका ना वेग नियत तो है नहीं, तो इसका मतलब त्वरण कार्य कर रहा है, और त्वरण है तो कैसा है, धनात्मक है। यानी निष्कर्ष क्या निकला, वस्तु कैसे किस पर गति कर रही है, अर्थात वस्तु वेग परिवर्तित हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वस्तु असमान वेग से गतिमान है। असमान वेग से गतिमान है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये समान वेग से गतिमान नहीं है, गति तो कर रही है लेकिन कैसा है, असमान वेग है, वेग कांस्टेंट नहीं है, इसका लगातार बढ़ रहा है, त्वरण उसका धनात्मक होगा। वस्तु जब भी कहीं कर्व बन रहा है इसका मतलब है कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, असमान वेग को, और लेस देन 90 है तो लेस देन 90 इसका मतलब है कि वस्तु क्या हो रही है, वस्तु दूर जा रही है। ये डिस्कस निकल रहा है, वस्तु जैसे समय के साथ बढ़ेंगे हम लोग, वस्तु की जो डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रहा है, तो वस्तु दूर जा रही है, ये निष्कर्ष निकाल लिया हम लोगों ने। तो जब भी कर्व हो तो इसका मतलब है कि तब त्वरण की बात होगी, अगर स्ट्रेट लाइन है तो त्वरण हमेशा शून्य होगा। अगला पॉइंट, अगला ग्राफ हम इस तरीके से अगर बना देते हैं, इस तरफ टाइम, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ को अगर हम ऐसे दिखाते हैं, अब जरा इसमें ध्यान दो, ऐसा दिखाया हमने। अब इससे क्या डिस्कस नहीं करता, देखो यहाँ थीटा, देखो इस पॉइंट पर थीटा कितना है, ये यहां पर देखना है तो थीटा का मान देखो एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींच करके, यहां पर देखो थीटा, और यहां देखो थीटा, तो थीटा क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, यहाँ थीटा ज्यादा था, यहाँ थीटा और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यानी थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, थीटा घटेगा इसका मतलब स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा यानी वेग जो हमारा होगा वो क्या होगा, घटेगा, स्लोप घट रहा है इसका मतलब वेग घट रहा है, लेकिन थीटा है कैसा हमारा, लेस देन 90,
तो वेग घट तो रहा है लेकिन धनात्मक होगा। वेग होगा कैसा? धनात्मक। घट तो रहा है पर धनात्मक होगा। और अब त्वरण कैसा होगा? भाई वेग घट रहा है तो त्वरण कैसा हो जाएगा हमारा? ऋणात्मक। ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये जो डिपेंड कर रहा है, वेग का मान तो घट रहा है, तो वेग घट रहा है, इसका मतलब त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो जो वेग घटेगा तो इसका मतलब उसकी वस्तु कैसी होगी? वस्तु की चाल कैसी होगी? असमान होगी। तो इसका भी निष्कर्ष वही निकला कि वस्तु अर्थात वस्तु असमान वेग से गतिमान है। असमान वेग से तो गतिमान है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर रहा? फिर इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि थीटा का मान लेस देन इसमें भी 90 है, तो इसमें भी वस्तु जो है वो दूर जा रही है। ये भी उसमें है, वस्तु दूर जा रही है। थीटा लेस देन 90 होने के कारण वस्तु दूर जा रही है। ये निष्कर्ष निकला। यानी वेग इसमें क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है, इसमें वेग घट रहा है। ठीक है ना? तो वेग घट बढ़ने का मतलब हो गया कि उसका जो वस्तु है वो असमान वेग से गति कर रही है। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों में असमान वेग है, लेकिन इसमें वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसमें वेग घट रहा है। ठीक है, तो थीटा को देख करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि वेग का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर और हम ग्राफ बनाते हैं आपको। बना लिया? एक इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना है और कि अगर वेग और त्वरण अगर ये दोनों अगर समान साइन में अगर आते हैं, जो कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वेग धनात्मक है कि ऋणात्मक है, त्वरण धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर देख रखेंगे दिमाग में कि यदि वेग तथा ए यानी त्वरण समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं, तो यदि वेग और ए यानी त्वरण समान चिन्ह के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वस्तु की चाल बढ़ती है। ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखेंगे। और यदि v यानी वेग तथा a यानी त्वरण विपरीत चिन्ह के हैं, तो वस्तु की चाल घटती है। ये पॉइंट और दिमाग में रखिएगा। और अभी हम जो ऊपर डिस्कस किया उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब दोनों समान यानी वेग और त्वरण दोनों समान चिन्ह के थे, इसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा था, यानी उसकी जो चाल थी वो बढ़ रही थी। लेकिन अगर दोनों विपरीत चिन्ह के अगर हो जाते हैं तो उसकी जो चाल होती है वो घटती है। समझ में आ रहा है? जिस दिशा में त्वरण कार्य कर रहा है बस उसी दिशा में चल रही है, तो इसका मतलब उसका वेग बढ़ जाएगा। त्वरण इस दिशा में काम कर रहा है बस इधर चल रही है, तो इसका मतलब है कि उसका वेग जो है वो यानी वेग चाल उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा यानी तो वेग का वो घटेगा, उसकी चाल जो है वो घट जाती है। देखिए जैसे ग्राफ हम देखते हैं, अगला ग्राफ हम लोग बना लेते हैं 6 नंबर ग्राफ। कैसा ग्राफ देखिए इसमें हम लोग प्लॉट करेंगे। इस प्रकार से ग्राफ अगर बना हुआ है कहीं T और S,
ग्राफ को अगर हम दिखा देते हैं किस तरह से बना लिया जाए, ग्राफ को हम मान लेते ऐसे दिखाया, ये ग्राफ, तब क्या होगा अगर ऐसा ग्राफ अगर है तो क्या निष्कर्ष निकलता है। देखो समय बढ़ने के साथ थीटा को मेजर करो जरा, यहां पर थीटा कैसा है, थीटा देखा जाए तो यहाँ जो थीटा का मान होगा, फिर यहाँ जरा देखो, हमेशा कोण हमने कहा कोण का कौन सी दिशा से नापेंगे, धन एक्स अक्ष की दिशा से इधर वाला कोण देखेंगे। यहाँ पर देखो जरा, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, थीटा क्या हो रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, समय के अनुसार, समय के साथ साथ में समय बढ़ने पर थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय के साथ देखेंगे, समय के साथ समय अगर बढ़ रहा है तो थीटा का मान क्या हो रहा है, समय अगर बढ़ रहा है तो थीटा का मान भी अगर बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ने का मतलब है कि v का मान बढ़ना, ठीक है। और v अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है a क्या होगा, v बढ़ रहा है इसका मतलब a क्या होगा, धनात्मक। ये समझ में आया बात भाई। थीटा देखो, ये जैसे जैसे हम समय के साथ देखेंगे थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है इसका मतलब त्वरण कैसा होगा, धनात्मक त्वरण होगा। त्वरण कार्य करेगा लेकिन कैसा होगा, त्वरण धनात्मक, शून्य नहीं होगा। और दूसरी चीज कंडीशन यहाँ पर है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। बढ़ेगा तो है लेकिन कैसा होगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक अगर होगा तो इसका जो चाल होगी, वस्तु की जो चाल होगी, दोनों कैसे, वस्तु की जो चाल हम लोग लिखेंगे, तो वेग तो ऋणात्मक है, त्वरण धनात्मक है, दोनों अपोजिट साइन में आए, अपोजिट साइन में आए, इसका मतलब है इसका वेग जो है वो, वस्तु की जो चाल होगी वो घटेगी, वस्तु की चाल घटती है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आया कुछ, वस्तु की चाल कैसी घट रही है, यानी असमान वेग को ही प्रदर्शित कर रहा है। वस्तु असमान वेग से गतिमान, ये निष्कर्ष निकला, वस्तु असमान वेग से गतिमान है। बात क्लियर हो गई, वस्तु की चाल जो है घटेगी, ये चिन्ह कैसे पता चलेगा हमको, v और a यानी वेग और त्वरण के चिन्ह देख करके, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो इसका मतलब है, देखिए वेग v और a के विपरीत अगर चिन्ह है तो चाल क्या होती है उसकी, घटती है, और घटेगी इसका मतलब वस्तु असमान वेग से गतिमान है। दूसरा ग्राफ देखो जरा 7 नंबर, अगर हम ग्राफ इस प्रकार का प्लॉट कर दें, और ग्राफ को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, अब इसमें जरा निष्कर्ष निकालो। यहां पर देखो समय के अनुसार देखो, पहले कोण यहां पर कितना बनेगा, ये वाला कोण, फिर यहां पर देखो जरा ये वाला कोण, यानी ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ देखो, इससे क्या पता चल रहा है हमको, थीटा का मान क्या हो रहा है। देखो यहाँ थीटा का मान ज्यादा है, यहाँ थीटा का मान थोड़ा कम हुआ, यहाँ थीटा का मान और कम हो गया, इसका मतलब है कि थीटा क्या हो रहा है, समय के बढ़ने पर घटता है। यहाँ देखो क्या हो रहा था, थीटा का मान समय के बढ़ने पर बढ़ रहा था, यहाँ थीटा का मान समय के बढ़ने पर घटता है, और लेकिन घटता है, लेकिन थीटा रहता कैसा है, ग्रेटर देन 90, ठीक है। थीटा अगर 90 रहेगा तो इसका मतलब है कि जो वेग होगा, भाई थीटा अगर घट रहा है इसका स्लोप घट रहा है, इसका मतलब वेग घटेगा, वेग घटेगा तो, लेकिन ग्रेटर देन 90 होने के कारण इसका वेग होगा कैसा, ऋणात्मक।
और त्वरण जो वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा, वो भी ऋणात्मक होगा। वेग घटेगा तो इसका मतलब त्वरण ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण से ये निष्कर्ष निकलो, ये छोटी छोटी बातें इसको ध्यान रखना है। तो इसका जो वस्तु की जो चाल होगी, वस्तु की जो चाल होगी वो क्या होगी, दोनों विपरीत, दोनों समान चिन्ह के हैं। यहाँ पर देखो दोनों ऋणात्मक हैं, यानी दोनों समान चिन्ह के हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी एक ही बात है, दोनों समान चिन्ह के हैं, इसका मतलब वस्तु की चाल बढ़ेगी, वस्तु की चाल बढ़ेगी। और अब वस्तु की चाल बढ़ेगी इसका मतलब है कि वस्तु असमान वेग से गतिमान है। ये डिस्कस निकला है, बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हम लोग देख सकते हैं, कोण को देख करके सब अनुमान लगाया जाता है कि त्वरण धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, वेग धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, वस्तु दूर जा रही है कि पास आ रही है। देखो यहाँ पर थीटा का मान दोनों परिस्थितियों में देखो, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 होने से निष्कर्ष और निकलता है कि जैसे समय बढ़ने पर वस्तु पास आ रही है। इसका लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका दोनों पोजीशन में क्या हो रहा है, वस्तु, ये भी निष्कर्ष निकला है, वस्तु, देखो यहाँ ग्राफ से पता चल रहा है ये 0 है, समय बढ़ा ये पोजीशन, और समय बढ़ा विस्थापन कम, और समय बढ़ा विस्थापन, इसका मतलब विस्थापन कम हो रहा है, इसका मतलब वस्तु क्या हो रही है, पास आ रही है, पास आ रही, इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है। ये थोड़ा अलग नोट कर लीजिए इसमें। और यहाँ पर भी वही चीज है, इसमें भी वही बात आती है, वस्तु, इसमें चूंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब वस्तु पास आ रही, वस्तु पास आ रही, ग्रेटर देन का मतलब वस्तु पास आ रही, ग्रेटर देन अगर 90 है तो वस्तु पास में आ रही है, और अगर ये लेस देन 90 होता तो वस्तु दूर जाती। तो थीटा से अनुमान आपको लगाना है कि थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो थीटा का मान 90 से कम है कि ज्यादा है, वो सब कुछ हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ और ग्राफ हम लोग खींच करके देखते हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, नोट कर लें इसको। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब भी कहीं कर्व दिखे, यानी टेढ़ी कहीं रेखा दिख रही हो, तो इसका मतलब वस्तु हमेशा असमान वेग को प्रदर्शित करेगा। वेग उसमें बढ़ भी रहा होगा या घट रहा होगा, लेकिन वेग असमान होगा। दूसरी बात, अगर कहीं सीधी रेखा दिखेगी तो हमेशा उसका जो वेग होगा वो कैसा होगा, समान होगा, यानी त्वरण उसका शून्य होगा। ये बात आपको रखनी है दिमाग में, ठीक है, नोट कर लिया। कुछ चीजें हम और इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ आंतरिक प्रश्न भी हम लोग करेंगे। जो हम लोगों ने ये डिस्कस निकाल रहे हैं कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है या असमान वेग से गतिमान है, तो अगर समान वेग से गतिमान है तो उसका वेग कितना है, ये हम लोग निकाल। असमान वेग से गतिमान है तो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाती है कैलकुलेशन, लेकिन अगर समान वेग से अगर गतिमान है तो हम ग्राफ की मदद से उसकी चाल को मेजर कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो अगला हमारा नंबर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर ग्राफ हमारा है, इस तरीके से अगर प्लॉट किया जाए, टाइम और इस तरफ हो जाता है, और ग्राफ अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे इस तरह, क्योंकि तो खड़ी रेखा है, टाइम जो अक्ष है उसके बिल्कुल एकदम लंबवत है, या कह सकते हैं वाई अक्ष के समांतर। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर देखो इस जगह टाइम कितना है, जो भी कुछ टाइम होगा, टाइम इधर देखेंगे हम लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड हो गया। 4 सेकेंड में पोजीशन क्या है, 0 है, टाइम वही 4 सेकेंड, पोजीशन बदल गई, बढ़ गई पोजीशन, उसके दूरी इसकी दूरी बढ़ गई,
और टाइम वही, दूरी और बढ़ गई। तो क्या ये पॉसिबल है कि समय ना बढ़ रहा हो और दूरी बढ़ रही हो? ये तो संभव नहीं है। अगर समय नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब है, समय अगर नहीं बढ़ेगा तो दूरी कहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है गतिमान वस्तु में कि संपोजिशन टाइम ग्राफ ऐसा दिखे, ये संभव नहीं है, ये असंभव। ये जो ग्राफ है वो कैसा है, असंभव है। ये ग्राफ असंभव है, ठीक है ना। कि समय न बढ़े है, जब भी कोई चीज चलेगी तो समय जरूर चलेगा, समय तो कभी स्थिर होता नहीं है। और समय बढ़ नहीं रहा, वस्तु बढ़ रही, इसका मतलब है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ग्राफ। एक ग्राफ अगर और हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि समय और विस्थापन ग्राफ को ऐसे दिखाया गया है, ऐसे, तो क्या ये इसके बारे में जरा देखो। अगर ऐसा ग्राफ अगर बना हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि वस्तु गोल गोल घूम रही है। तो ग्राफ है, वस्तु गोल गोल नहीं घूम रही है, ये बता रहा है कि जब टाइम इतना है यहाँ तो उसका जो विस्थापन है वो इतना है, जब टाइम यहाँ पर है तो उसका विस्थापन है यहाँ पर। लेकिन देखो इसका ग्राफ का पॉइंट यहाँ भी है, उतने ही टाइम पर यहाँ पर है तो उसकी पोजीशन यहाँ है, यानी उसी टाइम पर दो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यहाँ और एक उसी टाइम पर एक यहाँ। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है उसी टाइम पर और एक यहाँ की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकता है ये वस्तु कहाँ है वो इधर दिखाया जाता है, यानी पोजीशन दिखाई जाती है। इसका मतलब एक टाइम पर वस्तु एक ही जगह होगी, दो जगह संभव नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ संभव नहीं है, संभव नहीं है या असंभव है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ये जो ग्राफ होते हैं ये हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में नहीं प्लॉट हो सकते हैं कभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक समान वेग का मान ज्ञात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, उसको नोट कर लें। एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाया गया है, इसमें एक्स अक्ष में टाइम और वाई अक्ष में विस्थापन। टाइम को सेकंड में मेजर किया गया है और विस्थापन को यानी पोजीशन को उसके मीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। और ग्राफ हमारा O से A से B, B से C ऐसा दिखाया गया है। स्ट्रेट लाइन है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है, यानी जहां तक स्ट्रेट लाइन है वहां तक का वेग बराबर, जहां से मुड़ गया है तो वही वेग बराबर, इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा वो नियत होगा। स्ट्रेट लाइन में वेग कैसा होता है, नियत। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है तो वेग नियत होगा, लेकिन सब जगह के वेग नियत होगा, लेकिन वेग होंगे अलग अलग। कैसे निकालना है वही पूछ रहा है कि ग्राफ से OA, AB और BC क्षेत्र में वेग का मान बताना है कितना होगा। तो वेग बताने के लिए हमने क्या निकालते हैं, उसका स्लोप, यानी पहला जो पार्ट है OA, पहला पार्ट OA क्षेत्र के लिए, वो क्षेत्र के लिए वस्तु का वेग, वस्तु का वेग क्या बताता है, वस्तु का वेग कैसे लिखते हैं हम लोग, ग्राफ का ढाल यानी स्लोप निकालना पड़ेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पाया है कि वेग निकालना है मतलब ग्राफ का ढाल निकालना पड़ेगा। ढाल कैसे निकालते हैं, फार्मूला हम जानते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसमें लगाओ जरा, या इसको हम लोग ने कहा था ये भी, इसको हम लोग s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1 ये लिख सकते हैं ना। ये सब समझा चुके हैं ऊपर। यहां पर देखो जरा, पहला पॉइंट हमारा है ये, दूसरा पॉइंट है ये, तो दूसरे पॉइंट S2 कितना है, यहां पर S2 है हमारा, ये जो 0 है S2 है 10 माइनस S1 कितना है, इस ये पर S1 पॉइंट हो गया इस जगह, यहां पर कितना है 0 t, ये हमारा ये जो दूसरा पॉइंट है वहां पर टाइम कितना है 10 माइनस 0, टाइम यहाँ पर 0 हो गया t1, यानी ये
यहाँ पर T1 S1, यहाँ पर T2 S2, ये कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे। तो इसका मान कितना हो गया 10/10 यानी 1, और वेग क्या लिख देंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका वेग आ गया। पूरे O से A तक इसका वेग पूरा नियत रहेगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड पार्ट कहता है इसका बिल्कुल सेम उस तरीके से निकाल सकते हैं AB क्षेत्र के लिए। क्षेत्र के लिए वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, वस्तु का वेग, ये भी ग्राफ का ढाल, और ग्राफ का ढाल है कितना, ग्राफ का ढाल कितना है, देखो जरा AB क्षेत्र के लिए बिल्कुल एक्स अक्ष के समांतर लाइन है, तो स्लोप कितना होगा 0। तो इसका ढाल 0 है तो वेग भी 0 हो जाएगा। नहीं तो इसका तरीका और भी निकालने, अगर हम निकालना चाहते हैं फॉर्म से निकाल के देख लो। ढाल इस पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा, और दूसरे पॉइंट में कितना है 10, इस पर भी, इस पॉइंट पर 10, इस पॉइंट पर भी 10, यानी जो S2 माइनस S1 करना है तो S2 भी 10 है, S1 भी 10, और टाइम तो हमारा 15 माइनस 10, लेकिन ये 0 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे निकाल लीजिए और चाहे ग्राफ देख करके बता सकते हैं। ढाल अगर 0 यानी वेग 0, ठीक है। थर्ड पार्ट में कर सकते हैं BC क्षेत्र के लिए। क्षेत्र के लिए वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, वस्तु का वेग बराबर, फिर ग्राफ का ढाल निकालो, तो ग्राफ का ढाल निकालो यानी S2 माइनस S1, बार बार उसको ढाल लिखने की जरूरत नहीं है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से। S2 ये दूसरा पॉइंट होगा, S2 कितना है 15, S1 कितना है 10 बटे T2 कितना है यहाँ पर 20 माइनस 15, ये हो जाएगा, कितना हो गया 5 बचेंगे यहाँ, और यहाँ पर भी 5 बचे, तो इसका वेग आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड। BC के लिए भी 1 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हम इसके वेग के मान को ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, उसका एक क्वेश्चन और किया जाए। क्वेश्चन हमारा अगला है, उसके ग्राफ हम लोग इस प्रकार से प्लॉट किया है, O से A से B, B से C, उसके पॉइंट हमने कुछ लिख रखे हैं हमने। ये A पॉइंट टाइम में 5, स्थापन में 10, इधर 15, इधर 10, इधर 25। तो कह रहा है कि वही क्वेश्चन वही है, OA, AB और BC क्षेत्र में वस्तु का वेग बताना है क्या होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे OA क्षेत्र के लिए। OA क्षेत्र के लिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो पहले जैसा ही हो गया। OA क्षेत्र के लिए वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, वस्तु का वेग मतलब ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल मतलब S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये लिख सकते हैं। अब जरा यहां देख लो, S2 यहां पर दूसरा जो पॉइंट S, पहला पॉइंट तो ये यहां चली वस्तु OA, यहां से इसका कितना हो जाएगा S2 10 माइनस यहाँ का S2 कितना है 0 पर है ये, बटे टाइम T2, यहाँ पर टाइम कितना है 5 माइनस 0, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/5 यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये लिख सकते हैं। ढाल निकाल लिया हमने। दूसरा इसमें AB को तो पता चल रहा है देख करके, AB क्षेत्र के लिए वस्तु का जो वेग होगा तो कितना आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा 0, ये पिछले वाला क्वेश्चन बताया हमने, क्योंकि इसका ढाल 0 है, ये एक्स अक्ष के समांतर है AB लाइन, ठीक है ना। ढाल 0 यानी वेग 0। और BC क्षेत्र के लिए
BC क्षेत्र के लिए वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, वस्तु का वेग बराबर, अब इसका जो ढाल निकालो, ग्राफ का ढाल मतलब S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1 करो। अब ग्राफ चल रहा हमारा O से A से B, B से C, यानी B से C इसके दूसरा पॉइंट होगा। C के लिए S2 कितना है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट के लिए S2 0 माइनस S1 कितना है यहाँ पर, S1 पहले वाले पॉइंट के लिए 10। क्या उल्टा लिखेंगे, इसमें इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि दूसरा पॉइंट कौन सा है C, इसमें हमारा दूसरा पॉइंट A था, बटे T2, ये T है यहाँ पर, T2 इस पॉइंट के लिए T2 देखो, इस पॉइंट के T2 कितना है 25 माइनस इसके लिए दूसरे इसके लिए है 15, T1 का मान। ये B और C, ये इसका दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए S2 0 है, S1 पहले पॉइंट के लिए S1 है 10, T2 25, T1 T पॉइंट के लिए T1 पहले 15, तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -10 बटे -10, 15 10 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर हो गया, ये आ जाएगा -1 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ पर वेग कैसा आया है, ऋणात्मक। ऋणात्मक इसलिए आया है कि इसका जो स्लोप है, देखो यहाँ पर ये जो स्लोप आ रहा है ये कितना है, थीटा का जो मान होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। थीटा का ग्रेटर देन 90 है तो उसका वेलोसिटी कैसी आएगी, नेगेटिव। यहाँ पर देखो थीटा का मान कैसा था, ये लेस देन 90, तो वेग कैसा आया इसका, पॉजिटिव। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि अगर थीटा का मान अगर 90 से अधिक है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव आएगी, अगर 90 से कम है थीटा का मान तो वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव। तो इस चीज को हम ध्यान में रख करके हम इसके ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हमने पूरा प्रयास किया है, पोजीशन टाइम ग्राफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये इसको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास से पहले पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि इसका जो अगला जो ग्राफ हमारा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसकी डिस्कस हम लोग अगले वाले वीडियो में करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।